मुसलमान और हिंदू दोनों ही हिंदुस्तान की दो आंखें हैं। किस तरह मुमकिन है बंटवारा? Hindu India and Muslim India must be separated. 15 अगस्त की आधी रात जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में समा रही थी, उस आधी रात में भारत के भाग्य का नया अध्याय लिखा जा रहा था। संसद भवन में उन दिनों संविधान सभा की काफी महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। उसी दौरान इसी सेंट्रल हॉल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्रेष्ठ विद्यार्थी नाम से मशहूर आजादी की उद्घोषणा से संबंधित महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भाषण दिया था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आखिरकार गुलामी की सदियों पुरानी और अंधेरी रात खत्म हुई और आजादी के सुनहरे सूरज ने हिंदुस्तान की चौहद्दियों पर दस्तक दी। एक नया नवेला मुल्क हजारों संभावनाओं और करोड़ों उम्मीदों के साथ आजादी की पहली अंगड़ाई ले रहा था, लेकिन यह खुशी दर्द के साए में सिमट कर आई थी। इस देश की छाती पर कभी न मिटने वाली राजनीति की लकीर खींच दी गई। आजादी अपने साथ बंटवारे के गहरे जख्म भी लेकर आई थी। भारत और पाकिस्तान अब दो अलग अलग मुल्क थे और इसकी कीमत सरहदों के दोनों तरफ के लाखों लोग अपनी जान देकर चुका रहे थे। पंद्रह अगस्त से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरकर सामने आ चुका था। इससे ठीक पहले कुछ महीने पहले लाखों पाकिस्तानी शरणार्थियों के जत्थे पाकिस्तान में अपना सब कुछ गंवाकर भारत आ चुके थे। जब मैं अमृतसर पहुंच गया तो वहां बड़े भयानक सीन देखे। खबर आती थी कि हिंदुस्तान की गाड़ी पाकिस्तान से गाड़ी आ रही है और उसको लाहौर के आगे रोक दिया गया और सारी गाड़ी ख़त्म कर दी गई। जहाँ तक याद है, ये जो कत्ले आम हुआ, पीपल दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग ये ऑल दिस थिंग। वो कहते हैं कि लवी यहाँ पहले अंग्रेज़ों के अंदर अगर पाकिस्तान का इलाका गए थे हिंदू वहाँ पर रह लेंगे, लेकिन वो इट विल बी अंडर दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि लवी ऐसे लड़ाई झगड़े हो गए कि कोई उधर नहीं जा सकेगा, इधर नहीं आ सकता, कि इट वॉज नॉट लाइक दैट। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का उदय मानवीय त्रासदी का सबसे खौफनाक अध्याय है। इतिहास की ये इबारत मानो आंसू, दर्द और खून से लिखी गई। बंटवारे के साथ विस्थापन के उस दौर में हजारों ने अपनी आबरू गंवाई, लाखों मारे गए और करोड़ों अपनी बसी बसाई जिंदगी को छोड़ने को मजबूर हो गए। सरहदों को जोड़ने वाली रेलगाड़ियां हजारों लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गई। बंटवारे के साथ शुरू हुई मजहबी खून खराबे में दोनों मुल्कों की जमीन अपने ही खून से लाल हो गई। इस सबसे काले और क्रूर इतिहास की जिम्मेदारी जिस शख्स पर थी, उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना, जी हाँ, इस मुल्क के बीच बंटवारे की लकीर को बनाने या फिर मिटाने की जिम्मेदारी इन्हीं चार शख्सियत पर थी। गांधी, नेहरू, पटेल जहां इस बंटवारे के खिलाफ थे, वहीं जिन्ना अपने जिद पर अड़े हुए थे। मूल रूप से गुजरात के रहने वाले जिन्ना गांधी, नेहरू, पटेल की तरह ही पेशे से बैरिस्टर थे और सन 1898 में अपना बसा बसाया बिजनेस कराची से छोड़कर मुंबई आ गए थे। विदेशी तौर तरीकों और पश्चिमी संस्कृति में रचे बसे जिन्ना अपनी सियासत के शुरुआती दिनों में कांग्रेस के एक बेहद उदार छवि वाले नेता माने जाते थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्हीं की कोशिशों की बदौलत कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपने सभी मतभेदों को भुलाकर एक साथ आजादी के लिए संघर्ष का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे गांधी का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे जिन्ना कांग्रेस से दूर होते गए
1923 में कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने मुस्लिम लीग का दामन थाम लिया। यही वो दौर था जब जिन्ना धीरे धीरे अपनी सियासी ख्वाहिशों की खातिर एक उदारवादी नेता से एक कट्टरपंथी लीडर के तौर पर तब्दील हो रहे थे। एक मुस्लिम नेता के तौर पर तब्दील होने के बावजूद जिन्ना उस वक्त तक हिंदुस्तान के बंटवारे के हिमायती नहीं थे। 1930 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक छात्र रहमत अली ने जब मुसलमानों के लिए अलग मुल्क पाकिस्तान का खाका उनके सामने रखा, तब उन्होंने इसकी हंसी उड़ाई थी। 30 के दशक तक जिन्ना ने सियासत में कोई खास मुकाम हासिल नहीं किया था। ऐसे में हताश और निराश जिन्ना विलायत चले गए और हिंदुस्तान की सियासी सरगर्मी से दूर लंदन में अपना व्यवसाय जमाने लगे। 1934 में लियाकत अली के बुलावे पर वो हिंदुस्तान वापस आए और मुस्लिम लीग के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। इस वक्त तक जिन्ना ये समझ चुके थे अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें एक अलग सियासी जमीन की दरकार है। और अब तक देश के बंटवारे के विचार की खिल्ली उड़ाने वाला बेहद दुबले कद काठी का ये लीडर अचानक ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा पैरोकार बन गया। वो तो पहले यहाँ नहीं था, वो तो लंदन में था। अब मुस्लिम लीग ने फैसला किया कि हमने तो अपना बनाना है, तो इनको बुलाया गया कि तुम प्रोजेक्ट करो, तो उसने ये आर्टिकुलेट किया। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग देश का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि कहीं भी इसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, लेकिन आने वाले समय में इसी प्रस्ताव के आधार पर हिंदुस्तान का बंटवारा होने वाला था और पाकिस्तान का निर्माण। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध का दैत्य दुनिया के सामने खड़ा था। ब्रितानी हुकूमत ने हिंदुस्तान को भी विध्वंस की उस विनाश लीला में शामिल कर लिया। अंग्रेजी हुक्मरानों के इस फैसले के खिलाफ 7 प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 22 दिसंबर 1939 को त्याग पत्र दे दिया। बंटवारे की सियासत कर रहे जिन्ना ने उस दिन मुक्ति दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। 1940 के अगस्त प्रस्ताव और 1942 के क्रिप्स मिशन के सामने भी जिन्ना ने हिंदुस्तान की आजादी से पहले बंटवारे की शर्त रखी और इस तरह धीरे धीरे जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आकार लेने लगा। क्रिप्स मिशन की असफलता ने कांग्रेस को निराश कर दिया। इसके बाद महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारे के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी और निर्णायक संघर्ष का ऐलान किया। इस लड़ाई में उन्होंने जिन्ना को भी साथ आने की अपील की, लेकिन जिन्ना ने उनके साथ आने से इनकार कर दिया। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन देखते ही देखते पूरे मुल्क में फैल गया। सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इसी वक्त जिन्ना ने भी एक अलग मुल्क की अपनी मांग को तेज कर दिया और मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ खड़ी हो गई। जिन्ना ने 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाने का ऐलान किया। उन्होंने गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो की जगह बांटो और भागो का एक नया नारा भी दिया। बापू जिन्ना के सपने और पाकिस्तान की उनकी जिद के बीच खड़े थे। उन्होंने अपनी लाश पर से मुल्क के बंटवारे की बात को कहकर जिन्ना को अपनी बेजा जिद छोड़ने की नसीहत दी, लेकिन जिन्ना किसी भी हालात में अपने फैसले से टस से मस होने को तैयार नहीं थे। इस मुल्क के मुस्तकबिल पर बंटवारे की मनहूस लकीर धीरे धीरे बनती दिखाई दे रही थी। बापू जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ जिन्ना ही इसे रोक सकते हैं। ऐसे में उन्होंने राजगोपालचारी के एक फार्मूले पर जिन्ना से बातचीत शुरू की। साल 1944 में दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मुलाकातें हुई, लेकिन जिन्ना पाकिस्तान से कुछ भी कम में मानने को तैयार नहीं थे। जिन्ना ने कहा, We are 70 millions in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution.
शिमला में ये वही जगह है जहां 25 जून 1945 को गवर्नर जनरल लॉर्ड बैबल ने संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा बनाने के लिए तमाम सियासी दलों की एक बैठक बुलाई, लेकिन जिन्ना की एक जिद की वजह से बैठक को महज 2 दिनों में ही खत्म कर दिया गया और बाद में इसे असफल घोषित करना पड़ा। शिमला सम्मेलन में मौलाना आजाद ने कांग्रेस की तरफ से कार्यकारिणी की एक सूची पेश की, जिसमें मुस्लिम लीग के 3 सदस्यों के साथ 2 और मुस्लिम नेताओं को भी शामिल किया गया था, लेकिन जिन्ना ने इसे खारिज कर दिया। उनकी मांग थी कि कार्यकारिणी के मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग के ही सदस्य होना चाहिए, जबकि कांग्रेस मुस्लिम लीग को देश के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधि मानने को तैयार नहीं थी। इसकी वजह से ये सम्मेलन बिना किसी फैसले पर पहुंचे ही खत्म हो गया। अब लेट हो चुका था, क्योंकि तब तक जिन्ना अपनी आइडेंटिटी बन जा चुका था। अब पाकिस्तान वाज रियलिटी, मतलब लोग कहे थे, उस वक्त लेट हो चुका। मुसलमान और हिंदू दोनों ही हिंदुस्तान की 2 आंखें हैं। किस तरह मुमकिन है बंटवारा? Hindu India and Muslim India must be separated. दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होते होते तक ये तय हो चुका था कि ब्रिटानी हुकूमत अब ज्यादा दिन तक भारत को गुलाम नहीं रख पाएगी। इसी बीच 1945 के चुनावों में लेबर पार्टी सत्ता में आई और विंस्टन चर्चिल की जगह क्लाइमेट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। इसके फौरन बाद एटली ने भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर के उपाय को तलाशने के लिए अपने कैबिनेट की 3 सदस्यीय कमेटी को भारत भेजा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और भारतीय नेताओं से बातचीत शुरू की। जिन्ना ने बड़ी चतुराई से कमेटी के सामने अलग पाकिस्तान की मांग रख दी, जबकि कांग्रेस ऐसे किसी भी प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं थी जिससे धर्म के आधार पर हिंदुस्तान का बंटवारा किया जा सके। कांग्रेस के विरोध और कैबिनेट मिशन की उपेक्षा के बाद जिन्ना ने अलग मुल्क के अपने आंदोलन को और तेज कर दिया और 16 मई 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया। 16 मई 1946 बंगाल के इतिहास के सबसे काला दिन साबित हुए। दोनों संप्रदायों के बीच चेतनाओं ने देखते ही देखते खून रंग अख्तियार कर लिया और शहर के हर एक गलियां बेगुनाहों के खून से लाल हो गए। कलकत्ता में उस समय मुस्लिम लीग का शासन था। अब हमने भी अपनी पिस्तौल तान ली है और हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे। अगर मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं दिया जाता तो जिहाद शुरू होगा, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन डे से पैदा हुई सांप्रदायिक आग धीरे धीरे कलकत्ता के बाहर फैलने लगी और देखते ही देखते पूरा बंगाल इसकी चपेट में आ गया। उस हालात में एक बारगी तो पूरा देश ही गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई देने लगा। मौका देखकर जिन्ना ने कांग्रेस पर बंटवारे का दबाव बढ़ाया और कुछ हद तक इसमें सफल होते भी दिखे। I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. सांप्रदायिकता के बारूद पर बैठे देश को देखकर नेहरू, पटेल, कृपलानी और मौलाना आजाद जैसे नेता जिन्ना की मांग के आगे झुकते दिखाई दिए, लेकिन गांधी अब भी इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सत्ता सौंपने का मन बना चुकी थी। 24 मार्च 1947 लॉर्ड माउंटबेटन नए और आखिरी वायसराय बनकर भारत आए। कम से कम वक्त के भीतर सत्ता का शांतिपूर्वक हस्तांतरण करना उनका मकसद था और वो अपनी इस जिम्मेदारी को जल्द से जल्द पूरा भी करना चाहते थे। माउंटबेटन ने अपनी कोशिश शुरू की। वो ये बात अच्छी तरह समझ गए कि भारत के भाग्य की चाबी जिन्ना के पास है। एक मुलाकात के दौरान जिन्ना ने उनसे दो टूक कहा था, हम चाहते हैं कि भारत का बंटवारा हो, नहीं तो वो ध्वस्त हो जाएगा। हमारे पास बंटवारे की बंदूक है और हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे। ब्रिटिश सरकार से सलाह मशविरा के बाद माउंटबेटन ने 2 जून 1947 को सभी दलों की एक बैठक बुलाई। कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी, मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली और सरदारों की तरफ से बलदेव सिंह ने इस बैठक में शिरकत की।
जब सभी नेता माउंटबेटन के निजी कमरे में पहुंचे तो उनके सेक्रेटरी ने उनके सामने बादामी रंग की एक फाइल रखी। फाइल को देखते ही नेहरू गुस्से से तिलमिला उठे। उस फाइल में भारत की आजादी के साथ साथ भारत के बंटवारे का भी प्रस्ताव था, लेकिन माउंटबेटन ने सभी नेताओं को आधी रात तक अपना फैसला सुनाने को कहा। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने माउंटबेटन के प्रस्ताव पर फौरन अपनी मंजूरी दे दी। कोई और रास्ता न देखकर कांग्रेस ने भी बंटवारे की रूपरेखा पर अपनी हामी भर दी, लेकिन उस दिन मौन व्रत होने की वजह से बापू ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की आधिकारिक घोषणा कर दी। पंद्रह अगस्त की तारीख तय करने के पीछे एक खास वजह थी। दरअसल इसी दिन 2 साल पहले माउंटबेटन ने एलिस फोर्सेस के सुप्रीम के तौर पर विजय हासिल की थी। अब क्योंकि माउंटबेटन को दोनों मुल्कों के आजादी के समारोह में शामिल होना था, इसलिए 15 अगस्त से एक दिन पहले पाकिस्तान की आजादी का दिन 14 अगस्त 1947 तय कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, जिसमें बंटवारे की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने की जिम्मेदारी लंदन के एक वकील सिरिल रेडक्लिफ को सौंपी गई। पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, जबकि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत सिंध, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले ने भी ऐसा ही फैसला लिया। इन सभी टुकड़ों को जोड़कर दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क का जन्म हुआ, पाकिस्तान। दुर्भाग्य ये था कि रेडक्लिफ उससे पहले कभी भारत नहीं आए थे। उन्होंने भारत की शक्ल भी नहीं देखी थी। भारत का कल्चर, यहाँ की कम्युनल प्रॉब्लम के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी और उनके भरोसे छोड़ दिया माउंटबेटन ने। उसने अपनी पेंसिल से केवल 5 हफ्तों का टाइम उसको दिया गया, एक हैफाजत सा नक्शा बनाया, जिसमें उसने देश को 2 भागों में, पाकिस्तान 2 भागों में बना दिया और इंडिया को 1 भाग में बना दिया। इस मुल्क के 2 टुकड़े हो चुके थे, लेकिन अभी भी इस धरती के और भी टुकड़े होने का खतरा बना हुआ था। हिंदुस्तान के सामने 560 देसी रियासतों को अपने साथ रखने की कूटनीतिक चुनौती थी, लेकिन अंतरिम सरकार में गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सियासी सूझबूझ से इस चुनौती को टाल दिया। सरदार पटेल ने अपनी सियासी सूझबूझ, समझदारी और शक्ति के साथ न केवल हिंदुस्तान के और भी बंटवारे के खतरे को खत्म कर दिया, बल्कि वो 15 अगस्त 1947 को सैकड़ों देसी रियासतों के हुक्मरानों से भारत में शामिल होने के विलय पत्र पर दस्तखत कराने में भी कामयाब रहे। जूनागढ़ और हैदराबाद के शासकों के जनमत के खिलाफ जाने की वजह से सेना के सहयोग से बलपूर्वक अधिग्रहण किया गया और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भी पाकिस्तानी हमले के बाद हिंदुस्तान में शामिल होने की अपनी सहमति दे दी। आजादी के उत्सव और बंटवारे की त्रासदी की यादों के साथ साल 1947 बीत गया, लेकिन इस खूनी अध्याय में एक कड़ी जोड़नी बाकी थी। किसे पता था कि अगले साल की शुरुआत में ही गांधी इस बंटवारे की कीमत चुकाएंगे, उस बंटवारे की जिसको उन्होंने अपनी लाश पर स्वीकारने की बात कही थी। उस आधी रात की त्रासदी को गुजरे 70 साल हो चुके हैं, लेकिन इस गुजरे हुए वक्त में हम हर लम्हा उस टीस को भुगतते रहे हैं। ये हमारी नियति नहीं थी, बल्कि सरहद के दोनों तरफ के आवाम पर थोपा गया यथार्थ था। ये एक ऐसी विभाजक रेखा थी जो वक्त के साथ हमारे दिलों में गहरी और भी गहरी पेवरस्त होती चली गई। जमीन पर खींची इस एक लकीर ने आधी रात को आजाद हुई संतानों को खून के दरिया में धकेल दिया।
क्या हम इतिहास के उस जख्म को कभी भी भूल पाएंगे? मुसलमान और हिंदू दोनों ही हिंदुस्तान की दो आंखें हैं। किस तरह मुमकिन है बंटवारा? Hindu India and Muslim India must be separated.